गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 2 है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेल का टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ठीक है। तो इन तीनों में हम लोग को रिलेशन को निकालना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ। ईएमएफ को क्या बोलते हैं? ईएमएफ का पूरा नाम क्या है बोलो? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ईएमएफ का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो इन तीनों में रिलेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल में EMF ऑफ द सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इन तीनों में हम लोग को रिलेशन को क्या करना है बोलो? फाइंड आउट करना है। चलो अब देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सेल बना रहा हूं, ठीक है। ये रहा सेल। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया होगा कि जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं एनोड, इस छोटे वाले को बोलते हैं कैथोड, ठीक है। एनोड और कैथोड से एक परिपथ जोड़ देंगे। एक परिपथ का मतलब एक वायर जोड़ देते हैं। चलो एक वायर जोड़ दिए, ठीक है। एक वायर जोड़ दिए, ठीक है। इस वायर का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर है। कोई दिक्कत? मैं इसका नाम दे रहा हूं ए, इसका नाम है बी, इस पॉइंट का नाम सी और इस पॉइंट का नाम डी, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल ई है, सेल का विद्युत वाहक बल ई है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध के बारे में मैंने बहुत सा एक वीडियो बनाया, उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा तरह से समझ में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा दूंगा थोड़ा सा। फिर भी देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? कि जब सेल से जो धारा होती है, यानी कि सेल से करंट हमेशा एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होगा। तो एनोड से ऐसे गया, ठीक है, ऐसे जाएगा और कैथोड में आया, ठीक है। और सेल के अंदर धारा हमेशा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होता है। किधर बोलो? बोलो, कैथोड से एनोड की ओर, ठीक है। कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होता है। तो सेल के अंदर क्या होता है बोलो? यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या करता है? धारा का विरोध करता है, यानी कि बहने वाली धारा का क्या करता है? विरोध करता है। जब धारा कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोलाइट भी धारा का विरोध करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोलाइट के पास भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कहा जाता है। दैट्स क्लियर? गुड। चलो अब देखो, ध्यान समझो, इन दो सिरों का बीच का विभवांतर क्या होगा? तो हम लोग ओम्स लॉ पढ़े होंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू RI, ठीक है। मान लो इस सेल से बहने वाली धारा जो है स्मॉल I है, ठीक है। मतलब इस सेल से बहने वाली धारा, इस परिपथ से बहने वाली धारा जो है स्मॉल I है, तो मैं यहाँ स्मॉल I रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई दिक्कत? तीन दो सिरों का बीच का विभवांतर कितना होगा बोलो? RI होगा, ठीक है। V इक्वल टू कितना होगा? RI। बात समझ में आया? गुड। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि ए बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ए बी बिंदुओं का बीच का विभवांतर इज इक्वल टू सी डी बिंदुओं का बीच का विभवांतर। जो ए बी बिंदुओं का बीच का विभवांतर होगा वही सी डी बिंदुओं का बीच का विभवांतर होगा। और सी डी बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है ई माइनस आर आई, ठीक है। बोलो समझ में नहीं आया? चलो मैं बताऊंगा अभी कि ई माइनस आर आई होता कैसे है, ठीक है। चलो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, आर आई इक्वल टू ई माइनस आर आई। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि ए बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर इज इक्वल टू सी डी बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर होता है, ठीक है। अब बोलो आर आई को क्या लिख सकते हैं बोलो? V लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू कितना होगा? ई माइनस आर आई, ई माइनस आर आई। कोई दिक्कत? आर आई को इधर ले आते हैं तो आर आई इक्वल टू ई माइनस V, ठीक है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? I नहीं तो स्मॉल r इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? स्मॉल r इक्वल टू होगा E माइनस V और बाय I। कोई दिक्कत? ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए। इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? EMF ऑफ द सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन I, ठीक है। इन दोनों में ये रिलेशन है। गुड। अभी जस्ट हम लोग ओम्स लॉ देखें कि ओम्स लॉ क्या होता है बोलो? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू RI। तो I इक्वल टू कितना होगा बोलो? I इक्वल टू होगा V अपॉन R। कोई दिक्कत? I इक्वल टू कितना होगा? V अपॉन R। ये ओम्स लॉ से निकाले हम लोग, ठीक है। तो I की जगह क्या लिख सकते हैं? V बाय R लिख सकते हैं। तो स्मॉल r इक्वल टू होगा E माइनस V और I की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो? V बाय R। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। आगे क्या बढ़ाएंगे?
देखो देखो ध्यान समझो कि इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल आर इक्वल टू, ठीक है, ई अपॉन भी माइनस, देखो यहां से भी कटेगा तो हो जाएगा 1 अपॉन आर। आया कि नहीं समझ में? तो यही है रिलेशन इन तीनों में जो रिलेशन था, ठीक है, किसके किसके बीच, देखो रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल जो कि V है यहाँ पे, ईएमएफ ऑफ द सेल E है, और इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r, ठीक है। ये सारा में ये संबंध मेरा रिलेशन निकल गया। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को ये समझाता हूं कि ये मैंने यहाँ पे कैसे लिख दिया E माइनस आर आई, और मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया था कि ए बी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर इज इक्वल टू सी डी बिंदुओं के बीच का विभवांतर कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए इस बात को हम लोग देखते हैं, बात समझ में आया? तो हम लोग का जो रिलेशन आया है, रिलेशन, ठीक है, तो रिलेशन है इस क्वेश्चन का जो हम लोग का आंसर है वो आर इक्वल टू है ई अपॉन भी माइनस 1 और इंटू आर, ठीक है। ये हम लोग रिलेशन निकाल चुके हैं, हम लोग का क्वेश्चन का आंसर तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम लोग को कुछ बातें अभी तक समझ में नहीं आई है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अब देखना क्या है, बहुत इजी है। चलो पहले हम लोग बात करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ किसको बोलते हैं। तो ईएमएफ बोलते हैं, देखो ध्यान समझो कि एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एनोड से एनोड तक, यहाँ पे एनोड है तो एनोड से एनोड तक आने में जितना वर्कडन करना पड़ता है वही किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि मान लो कि क्यू चार्ज को एनोड से एनोड तक, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एनोड से एनोड, ठीक है, एनोड से एनोड तक आने में मान लो कि W कार्य करना पड़ा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एनोड से एनोड तक कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q, इतना कार्य करना पड़ेगा। और यही किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल E कहलाता है, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल टू होता है W/Q। बात समझ में आया? यानी कि ईएमएफ जो होगा, ठीक है, ईएमएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो W/Q होगा। बात समझ में आया? और अभी हम लोग जस्ट पढ़े होंगे कि I इक्वल होता है Q/T, तो Q इक्वल टू कितना होगा, बोलो I इंटू T, जो कि मैंने इसके पहले वाले टॉपिक करंट चैप्टर में, करंट में मैंने बताया था, ठीक है। चलो तो Q इक्वल टू होगा I इंटू T, यानी कि लिख सकते हैं W अपॉन I इंटू T। बात समझ में आया? तो Q चार्ज को एनोड से एनोड तक कितना वर्कडन करना पड़ा, तो निकालेंगे यहाँ पे वर्कडन W इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा विद्युत वाहक बल को E से रिप्रेजेंट करेंगे तो E I इंटू T, इतना वर्कडन करना पड़ता है एनोड से एनोड तक आने में। बात समझ में? जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल बोलेंगे, ठीक है। एक बार और समझाऊंगा, Q चार्ज को एनोड से एनोड तक आने में W कार्य करना पड़ रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q, और एकांक धनावेश को एनोड से एनोड तक आने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल E कहलाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल होगा W/Q, ठीक है। तो Q चार्ज को ठीक है एनोड से एनोड तक कितना वर्कडन करना पड़ा, तो W इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग PQ, और देखो Q के जगह हम लोग IT लिख दिए Q की जगह पे, ठीक है। तो जो टोटल वर्कडन है एनोड से एनोड तक Q चार्ज को आने में इतना वर्कडन करना पड़ा। आई थिंक ये समझ में आया, गुड। चलो ये तो हम लोग ईएमएफ समझ में आया कि सेल का ईएमएफ जो है इतना होगा। बात समझ में आया? चलो अब देखो ध्यान से समझो कि सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है यानी कि टर्मिनल विभवांतर ये है V। मान लो कि V जो है, कैपिटल V जो है सेल का टर्मिनल पोटेंशियल है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे V जो है, कैपिटल V जो है सेल का टर्मिनल पोटेंशियल है, ठीक है, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल। बात समझ में आए? सेल का टर्मिनल पोटेंशियल V है। बात समझ में आए? चलो अब देखो ध्यान से, सेल का एनोड और कैथोड के बीच का विभवांतर जो है, यहाँ पर सेल का एनोड और कैथोड का बीच का विभवांतर मान लो स्मॉल v है, ठीक है। तो स्मॉल v जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड और कैथोड, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड और कैथोड, एनोड एंड, ठीक है, एनोड और कैथोड का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। बात समझ में आ गया? चलो अब देखो ध्यान समझो कि टर्मिनल पोटेंशियल किसको बोलेंगे, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एनोड से कैथोड तक आने में जितना वर्कडन करना पड़ा वही किया गया वर्कडन जो है टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। तो देखो मान लो पहले हम लोग ये वाला निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर नीचे वाला निकालेंगे।
तो टर्मिनल पोटेंशियल देखो कि मान लो कि क्यू चार्ज को एनोड से कैथोड तक, ध्यान समझना, एनोड से कैथोड तक आने में मान लो कि W1 कार्य करना पड़ रहा है। कितना कार्य करना पड़ रहा है बोलो? W1 कार्य करना पड़ रहा है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एनोड से कैथोड तक जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W1 और बाय Q। ठीक है, इसी को सेल का टर्मिनल पोटेंशियल भी बोलेंगे और V इक्वल होगा W1 और अपॉन Q। ठीक है, तो किया गया टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा बोलो? तो W1 इक्वल होगा V और इंटू Q। ठीक है, तो Q की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं बोलो? ठीक है, इसके जगह हम लोग पुट कर सकते हैं V और इंटू I इंटू T। कोई दिक्कत? बस समझ में आया? तो बोलेंगे कि Q चार्ज को एनोड से कैथोड तक आने में जो टोटल वर्क डन करना पड़ा वो V इंटू IT करना पड़ा। ठीक है, यानी कि जो टोटल वर्क डन मैंने निकाला, क्या निकाला बोलो? W1 इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, नोट करते जाना। W1 इक्वल टू कितना आया बोलो? V और I इंटू T कार्य करना पड़ा। इतना वर्क डन करना पड़ रहा है। बात समझ में आया? इतना वर्क डन करना पड़ रहा है। अब देखो, ध्यान समझो। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे स्मॉल v के बारे में। स्मॉल v का मतलब सेल के एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल। चलो, तो मान लो, देखो इसी में निकाल रहे हैं। ठीक है, कि मान लो कि Q चार्ज को, ठीक है, कहां से कहां तक चार्ज पहुंचा? एनोड से कैथोड तक पहुंचा। अब फिर कैथोड से एनोड तक आएगा, कैथोड से एनोड तक आएगा, इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए जो है एनोड तक पहुंचेगा, चार्ज पहुंचेगा ना। चलो, यानी कि मान लो कि Q चार्ज को कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रोलाइट से होकर आते हुए मान लो कि W2 वर्क डन करना पड़ रहा है। कितना वर्क डन करना पड़ रहा है बोलो? W2 वर्क डन करना पड़ रहा है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए आने में W2 बाय Q वर्क डन करना पड़ेगा। और यही किया गया वर्क डन जो है एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, जिसको स्मॉल v बोलेंगे। स्मॉल v इक्वल टू हो गया W2 और अपॉन Q। कोई दिक्कत? चलो, तो कैथोड से एनोड तक आने में टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो टोटल वर्क डन, ठीक है, W2 इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल v और इंटू Q, और यहां पे लिख सकते हैं V और I इंटू T। ठीक है, Q की जगह ये लिख सकते हैं। बात समझ में आया? यानी कि क्या जो Q चार्ज है उसको कैथोड से एनोड तक आने में अब W2 वर्क डन करना पड़ रहा है। W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? स्मॉल v I इंटू T। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, इतना वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या यूज करेंगे बोलो? देखो ध्यान से, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है बोलो? बोलेगा पहले का वर्क डन इज इक्वल टू बाद का वर्क डन। ठीक है, तो पहले का वर्क डन कितना है बोलो? W, और बाद का वर्क डन कितना है बोलो? W1 प्लस W2। ठीक है, इतना वर्क डन करना पड़ रहा है। देख लो, ये वर्क डन क्या है बोलो? एनोड से एनोड तक Q चार्ज को आने में किया गया टोटल वर्क डन W है। ठीक है, Q1 का मतलब क्या है? Q1 का मतलब है Q चार्ज को एनोड से कैथोड तक आने में वर्क डन प्लस कैथोड से एनोड तक आने में किया गया वर्क डन। अब बात समझ में आ गया? ये भी एनोड से एनोड तक का ही वर्क डन ये भी है। बात समझ में आए? तो टोटल वर्क डन क्या होगा? इक्वल होगा, यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। बात समझ में आया? अब देखो, सबका वैल्यू पुट करते हैं। W का वैल्यू कितना है बोलो? यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो W का वैल्यू कितना है? E इंटू IT। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो रहा है बोलो? W1 का वैल्यू कितना है बोलो? V इंटू IT प्लस इसका वैल्यू बोलो स्मॉल v इंटू IT। इतना हो रहा है। बात समझ में आया? मैं ये सारा मिटा रहा हूं, अब इसका काम खत्म। देखो ध्यान समझो, तो E, ठीक है, E इंटू IT इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखो यहां से कॉमन लिख सकते हैं, I और इंटू T को कॉमन निकाल सकते हैं, V प्लस स्मॉल v होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां से ये कैंसिल, तो E इक्वल टू कितना हो गया बोलो? V प्लस स्मॉल v। क्लियर? तो V क्या है बोलो? V को निकाल लो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होगा कितना? E माइनस V होगा। क्या होगा बोलो? E माइनस V होगा। अब देखो ध्यान से समझाते हैं। स्मॉल v क्या था? स्मॉल v था एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल, मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या होगा? तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग,
V इक्वल टू आर आई जानते हैं। तो यहां से जब करंट कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर जब जा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए जा रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट भी क्या कर रहा है बोलो, धारा के प्रवाह का विरोध कर रहा है। यानी कि जब करंट कैथोड से एनोड जा रहा है तो उसका जो रेजिस्टेंस जो अपोज कर रहा है उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो होगा आर आई जो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से, तो आर के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, स्मॉल आर यूज करेंगे, यानी कि स्मॉल आर आई। क्या यूज करेंगे बोलो, स्मॉल आर, यानी कि सेल के एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो स्मॉल आर आई होगा। घुस गया माइंड में, क्या होगा, स्मॉल आर आई होगा। ठीक है, तो ये भी की जगह हम लिख सकते हैं, देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई माइनस स्मॉल आर आई। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, V इज इक्वल टू ई आर आई। अब समझ में आ गया पूरा ये टर्म। देखो V क्या था, ए बी सीरो के बीच का विभवांतर इज इक्वल टू सी डी सीरो के बीच का विभवांतर। ठीक है, तो E माइनस आर आई होता है। मैंने इस बात को आप लोग के सामने प्रूव करके दिखा दिया, बात समझ में आया। अब लोग इस सेल से बोल सकते हैं कि इस परिपथ से बहने वाली धारा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला में। देखो कैसे करेंगे, ये तो समझ में आ गया कि सी डी सीरो का बीच का विभवांतर जो है E माइनस आर आई होता है। यहां से हम लोग प्रूव कर चुके हैं इस बात को, क्लियर। तो देखो ध्यान से समझो, एक बात यहां पे मैं समझाऊंगा कि जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं होता है, सपोज करो कि जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, आई इक्वल टू जीरो। मीनिंग समझो, मीनिंग को समझना है। ठीक है, मैटर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं होता है तब क्या होगा, आई इक्वल टू जीरो। आई इक्वल टू जीरो दैट मींस ये पूरा टर्म जीरो, यानी कि V इक्वल टू ई, V इक्वल टू ई। बात समझ में आया, यानी कि जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं होता है, सेल से कब धारा प्रवाहित नहीं होगा, जब एनोड और कैथोड को किसी वायर से नहीं जोड़ा होता है, मतलब बोलेंगे खुला परिपथ में, क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट में है, तब सेल का विद्युत वाहक बल जो है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और बोल सकते हैं कि सेल का एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो मैक्सिमम होगा। ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम होगा। सेल के एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। क्लियर, कब, जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं होगा तब। बात समझ में। अब मान लो सेल से धारा प्रवाहित किए, ये तो समझ में आ गया। जब सेल से धारा प्रवाहित किए तो कितना धारा प्रवाहित हो रहा है बोलो, आई धारा प्रवाहित हो रहा है। जब सेल से धारा प्रवाहित होगा तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को V इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो, E माइनस आर आई। यानी कि सेल का EMF जो है, देखो ध्यान से समझो, यानी कि बोल सकते हैं कि सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, विद्युत वाहक बल में आर आई को माइनस कर देंगे। ठीक है, आर आई का मतलब, स्मॉल आर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, इतना माइनस कर देंगे तो वही होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा बोलो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि E इक्वल टू कितना होगा बोलो, E इक्वल टू हो जाएगा V प्लस आर आई। यानी कि जब सेल से धारा प्रवाहित होता है, देखो जब सेल से धारा प्रवाहित होता है तो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो विद्युत वाहक बल से कम होगा। जब सेल से धारा प्रवाहित होगा, इस बात को हम लोग नोट भी कर सकते हैं कि जब सेल से धारा प्रवाहित होता है तो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो विद्युत वाहक बल E से कम होता है। कितना कम होता है, आर आई माइनस कर देंगे। ठीक है, आर आई माइनस कर देंगे, विद्युत वाहक बल E में आर आई माइनस कर देंगे तो क्या होगा बोलो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। बात समझ में आया, गुड। अब देखो ध्यान से समझो, देखो हम लोग करंट को फाइंड आउट करने वाले हैं कि इस परिपथ से बहने वाली धारा, इस परिपथ से बहने वाली धारा कितना होगा। ठीक है, तो सेल का EMF जो है वो E इक्वल टू कितना होता है बोलो, V प्लस आर आई होता है। बात समझ में आया, V प्लस आर आई होता है, कोई दिक्कत, इतना हम लोग जान चुके हैं। चलो, ये जो V है, ये V क्या है बोलो, ये है ए बी सिरे का बीच का विभवांतर है। ठीक है, और इसका प्रतिरोध जो है कैपिटल R है, और इन दो सिरों का बीच का विभवांतर देखो हम लोग निकाल चुके हैं कि V जो है V इक्वल टू आर आई होगा। कोई दिक्कत, इस V की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं। देखो ध्यान समझो, कितना हो जाएगा बोलो, तो E इक्वल टू आर आई और प्लस स्मॉल आर आई। बात समझ में आया। यहां से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं बोलो, I को कॉमन निकाल सकते हैं तो होगा R कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो इस परिपथ से बहने वाली धारा I इक्वल कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है, तो I इक्वल टू होगा, I इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन कैपिटल R और प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो ये है इस परिपथ से बहने वाली धारा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ को। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग को वीडियो देखना है। ठीक है।